हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछे गए मैथ्स के आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 10 प्रश्न जो है इसके सॉल्व कर दिए थे। आज हम उसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती है ना। तब ट्रेन की प्रारंभिक गति रही होगी। यानी कि आपको एक ट्रेन है कि एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके हुए है ना कंटिन्यूअस जो है 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो उस ट्रेन को उस यात्रा को करने में 6 घंटे 40 मिनट लेता है ना। 6 घंटे 40 मिनट में क्या कर लेता, उस यात्रा को पूर्ण कर लेता। तब ट्रेन की जो प्रारंभिक गति है, उसकी जो इनिशियल स्पीड है, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं हम ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड है या ट्रेन की चाल, उसको हम कुछ मान लेते हैं ना। तो ट्रेन की चाल यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रेन की चाल है ना। ट्रेन की चाल को हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से, x किलोमीटर प्रति आवर है ना। किलोमीटर प्रति आवर से हम यहाँ पे मान लेते हैं। यही हमें जो है पूछा गया है। और समय दिया गया है, टाइम कितना दिया गया आपको, 8 घंटे है ना। 8 घंटे में करती है। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वो होता है चाल इंटू आपका हो जाएगा समय। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स, तो ये हो गया आपका 8x। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन निकल आया। इसी तरीके से अब हमें दिया गया है ट्रेन की चाल को जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे है ना। तो नया चाल क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका नया चाल लिखते हैं ना। यहाँ से हम देख लेते हैं नई चाल। जो नई चाल है ना, नई चाल क्या हो जाएगी, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से पहले चाल x थी, अब जो है हम उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर बढ़ गया इसमें। अब जो है हमें समय दिया गया है 6 घंटे 40 मिनट लगते। तो यहाँ से हमें समय क्या हो जाएगा, 6 घंटे 40 मिनट। तो हमको यहाँ पे 40 मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, तो हम उसे घंटे में बदल देते हैं। तो 6 घंटा हो गया प्लस 40/60 है ना। घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसल, और ये 2 टाइम और ये 3 टाइम कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 2 20, यानी कि 20/3 घंटे आपके यहाँ पे समय निकल के आ जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से अब चाल निकाल ले, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दूरी निकाल लेते हैं ना। तो दूरी हो जाएगा आपका यहाँ पे, दूरी जो हो जाएगा ये नया दूरी है ना। नया दूरी जो हो जाएगा आपका चाल इंटू समय। तो चाल है आपका x + 5 इंटू में हो जाएगा 20/3 है ना। तो ये आपका नया दूरी निकल गया, यानी कि ये दूसरा इक्वेशन हो गया है। अब जो है हम यहाँ से जो है पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन दोनों डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8x इक्वल टू हो जाएगा फ्रॉम 1 और 2 से है ना, याद रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ पे आपका आ गया 8x, x + 5 ये आपका x है, इंटू में आपका 20/3 है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका 4 से 2 बार में और 4 से 5 बार में। तो ये हो गया आपका, यहाँ से तिर्यक गुना कर देंगे तो ये हो गया आपका 6x बराबर हो जाएगा 5x + 25 है ना। तो अब हम इसको और सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो उस ट्रेन की प्रारंभिक इनिशियल स्पीड थी वो क्या थी आपकी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया है आपका। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक घासलेट
टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है ना, एक घासलेट टीन है जिसका 3/5वां भाग जो है भरा हुआ है। यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टीन आधा भर जाता है, तो टीन की क्षमता क्या होगी, है ना। टीन की यहाँ पे आपको क्षमता कैपेसिटी बतानी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम क्षमता, है ना, कैपेसिटी को हम क्षमता लिख लेते हैं ना, क्षमता को यहाँ से हम x से मान लेते हैं, है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बोला जा रहा है कि एक घासलेट टीन का 3/5 भाग, 5वां भाग भरा हुआ है ना, तो कुल क्षमता का 3/5 भाग भरा होगा, तो 3/5x, है ना, ये हो गया। और बोला जा रहा है इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया, है ना, तो 3 बोतल हम इसमें डालते हैं, तो ये हो गया आपका 3 है, बराबर हो जाएगा आपका कितना, वो 1/2 के, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 1/2x के, क्योंकि आधा है इसका बचा हुआ है ना, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आपका इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा 3/5x, है ना, 3/5x माइनस इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2x बराबर आपका 3। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया आपका 6x माइनस का 5x बराबर आपका 3। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा x/10 बराबर आपका 3। तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ से क्षमता जो हो जाएगी आपकी x = 30, है ना। क्षमता क्या होगा, x की वैल्यू, यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x जो होगा यहाँ से आपका x = 20 जो होगी उसकी बोतल की क्षमता हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो होगा 20 करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए जो होगा उसकी क्षमता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए चित्र के अनुसार x का मान होगा, है ना, यहाँ पे आपको x दिया, एक फिगर दिया गया है, इसमें आपको x का मान जो है आपको यहाँ पे निकालना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 120, दूसरा 124, तीसरा 135 और फोर्थ है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे निकालना है ना, तो त्रिभुज दिया गया है, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपका त्रिभुज है ना, इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है, जहाँ पे ये एंगल दिया है 43, है ना, ये 43 दिया हुआ है, ए एंगल है 54 और ये वाला एंगल दिया आपका 38, है ना। तो ए, बी और सी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, इस तरीके से मिला देंगे तो यहाँ पे एक अलग एंगल बन जाएगा, वो ए नाम दे देते हैं उसको, और यहाँ पे इसको एक बी नाम देते हैं, और यहाँ पे आपका सेंटर में कौन सा है, तो एक्स बना हुआ है ना, यहाँ पे आपका क्या है एक्स, इसी की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। तो इन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अंदर वाले और बाहर वाले, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होंगे 43 + a, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा ये b + 38, है ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वही वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 54 प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 43 + a, है ना। तो ये हो गया आपका 43 प्लस का a, और क्या था आपका 38, है ना, 38 + b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से आपका 180 डिग्री हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 54 + 43, ये हो गया आपका 43 + 38 + a + b, है ना। इस सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका 180 के इक्वल आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 8 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा आपका
135 डिग्री, है ना। 135 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो होगा a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 135। तो इसको हम 135 से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 135, तो ये आपका 45 है ना। 45 डिग्री यहाँ पे आपका a प्लस बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। a प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें यहाँ पे प्रश्न में देखना है, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई, है ना। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज और बन रहा है ना। चलिए यहाँ पे उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एक त्रिभुज और बनेगा, है ना। ये आपका हो गया डी हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या है a था, ये b था और ये आपका x था, है ना। तो इस तरीके से एक त्रिभुज और बन गया। तो यहाँ से हम फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देंगे, तो ये आपका x प्लस ए प्लस बी बराबर हो गया आपका 180। और a प्लस बी की वैल्यू कितने हैं अभी हमने निकाले हैं, तो 45 है ना, 45 डिग्री। तो x प्लस 45 बराबर 180। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू जो होगी वो 180 माइनस 45, है ना। यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू 135 डिग्री, है ना। यही जो है हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गया यहाँ से 135 डिग्री। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 में है ना, ऑप्शन सी आपका 135 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप, है ना। कोई लकड़ी का एक बंद डिब्बा है जिसका बाहरी माप दिया है आपको 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी की डिब्बे की क्षमता होगी, है ना। उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता जो होगी क्या होगी। यहाँ पे आपको क्यूबॉइड की बात हो रही है ना। तो यहाँ से हम बनाते हैं एक लकड़ी का डिब्बा, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये हो गया आपका लकड़ी का डिब्बा, है ना, इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पे आपकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर, और क्या है चौड़ाई है आपका 32 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बाहरी माप दिए गए हैं, ये क्या है आपके एक्सटर्नल बाहरी माप जो है आपको दिए गए हैं। और डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ा है ना, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो उस लकड़ी के बॉक्स की क्षमता होगी, यानी कि आंतरिक माप यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर है, तो इसी तरीके से सभी साइड होंगे, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आंतरिक माप निकालने के लिए आंतरिक माप, है ना, आंतरिक माप, है ना। तो आपका लंबाई कितना है यहाँ पे 45। तो 45 में से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उसके जो अंदर की जो 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है ना, 1 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से चलिए माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 2 टाइम, क्योंकि वो दोनों साइड होगा, -45 इंटू 2 गुना 1 करेंगे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 45 में से आप 2 घटा देंगे तो 45 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ आपका निकल के आ जाएगा 43। इसी तरीके से हमारा चौड़ाई वो कितना दिया गया है, तो वो दिया है आपका यहाँ पे 32, है ना। 32 में से 2 गुना 1 घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 30। और आपका हाइट कितना है 28 था, जहाँ तक क्या है 28 है ना। तो 28 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ से 28 माइनस 2 गुणित 1, तो ये हो गया आपका 26। तो इस तरीके से जो है उस जो है आपके लकड़ी के डिब्बे की जो है आंतरिक माप निकल के आ गई, है ना। आंतरिक माप किस तरीके से निकल के आ गए, जिसमें लंबाई कितना है आपका यहाँ पे, तो लंबाई 43, चौड़ाई है आपका 30 और ऊंचाई है आपका 26। अब हमें जो है इसकी
क्षमता निकालनी है, क्षमता यहाँ पे बोला जा रहा है उसकी क्षमता है ना, लकड़ी की क्षमता और डिब्बे की क्षमता कितनी होगी, तो यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 43 इंटू हो गया आपका 30 इंटू में आपका 26 है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा कितना, 33,540 है ना। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया है ना, 33,540। तो ये आपका दिया है आपका पहले ऑप्शन में है ना, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे 33,540 घन सेंटीमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की एक तरफ से मोड़ा जाता है, तो इस तरफ बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा, है ना। तो बेलन का मैक्सिमम जो है आपको आयतन यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको एक आयताकार क्या है, कागज का टुकड़ा, इस तरीके से एक आयताकार कागज का एक टुकड़ा है, इसकी जो ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर दिया गया है ना, ये ऊंचाई है, मान लेते हैं हम ऊंचाई है। अब इसको मोड़ने पर क्या है, एक बेलन का शेप बन जाएगा है ना, इस तरीके से। अब हम जब इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड, तो यहाँ से आपका ये इस तरीके से एक बेलन का रूप ले लेगा है ना, बेलन बना लेते हैं यहाँ से। तो ये आपका बेलन जैसे इस तरीके से बन जाएगा है ना। ये बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी होगी 15 सेंटीमीटर और जो होगा ये बेलन का जो ये पृष्ठ होगा वो 22 सेंटीमीटर रहेगा है ना। तो यहाँ से ये एक वृत्त है ना, ये वृत्त है आपका। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि से यहाँ पे हम लगा लेंगे, तो यहाँ से वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि जो होती है आपकी वो होता है 2πr और ये इक्वल टू किसके 22 के 22 के है ना। तो यहाँ से हम इसकी r की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू जो है निकल जाएगी। तो ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा r क्या निकल के आ रहा है, r हो जाएगा हमारा 7/2 है ना। ये तरीके से हमारा r जो है यहाँ पे निकल के आ गया। ये आपका क्या है, रेडियस है तो सेंटीमीटर में है ना, और ऊंचाई हमारे पास है कितना है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा है 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें प्रश्न में बेलन का अधिकतम आयतन है ना, बेलन का हमें आयतन निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बेलन के आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन, आयतन यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे πr²h। इसी फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है आपका यहाँ पे 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 है ना, r² है, इंटू h कितना है आपका 15, यहाँ से आपका आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1 7 जो है यहाँ से कैंसल हो जाएगा, ये आपका 2 11 बार में, तो ये हो गया 11 इंटू 7 इंटू 15 है ना, बटे में 2। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 770 और ये हो जाएगा 15 है ना, अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 577 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब में है ना। तो घन क्यूब में हो जाएगा क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आपका 577 सही 1/2 ये जो होगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा है ना, उस बेलन का अधिकतम आयतन। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है 577 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे ए तथा बी की आय का अनुपात है ना, ए और बी के जो इनकम है उसका अनुपात दिया आपको 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है।
यदि दोनों 200 की बचत करते हैं ना, 200 की सेविंग करते हैं, तो ए की आय कितनी है पूछा जा रहा है। यहाँ पे ए और बी के आय का अनुपात दिया है ना, तो यहाँ पे ए और बी इनके इनकम को हम आई से डिनोट कर देते हैं ना, तो आई इनकम कितना है 3:2 में दिया गया है। और इनके जो खर्च है एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना है 5:3 में दिया गया है ना। तो यहाँ से हम रेशियो के मेथड से यहाँ से हम इसको डिफरेंस इक्वल कर लेते हैं ना, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 1 का डिफरेंस है और इसमें 2 का अंतर है, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A/B, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इक्वल हो जाएगा आपका ये, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 और ये 4, रेशियो में आपका 5:3 है ना। तो अब देखेंगे तो अंतर कितना है, 1 का अंतर 1 का अंतर। अब अंतर जो है आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। हमें सेविंग दिया गया है ना, बचत कितना है हमारा, बचत दिया गया है आपको, कितना दिया गया है बचत, तो 200 रुपया दिया गया है ना, बचत 200 रुपया दिया गया है। अब आगे देखते हैं, तो हमें यहाँ पे ए की आय निकालनी है ना, तो ए की आय निकाल लेते हैं। ए की आय, ए की आय, ए की आय कैसे निकलेगा, तो बचत कितना है 200 और हमारे हिसाब से बचत कितना है 1 का रेशियो, इनटू कर देंगे। हमें क्या निकालना है ए की आय, तो ए की आय यहाँ पे कितनी है, ए की आय आपकी यहाँ पे 6 है ना, ये आप अभी निकाल के लाए। ए की आय कितनी है 6 है, तो यहाँ से हम ए की आय 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा ए की आय 1200 है ना, इसी 1200 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हमें अगर बी की आय पूछता तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, जो है बी की आय, बी की आय पूछता तो हम उसको 200 × 4 से कर देते, तो कितना हो जाता आपका 800, तो ये आपकी बी की आय निकल जाती है ना। तो यहाँ से कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 800, तो यहाँ पे हमें क्या है, ये आपका 1200 है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो 1200 जो होगा वो ए की आय हो जाएगी। अगर बी की आय पूछता तो आपका कितना हो जाता 800 रुपये है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1200 जो होगा वो ए की आय होगी। तो इस तरीके से आप जो है रेशियो मेथड से बहुत ईजी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है वो 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की 2 भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाल दिए जाए तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। एक आयत है आपके पास, इस तरीके से कोई आयत है ना, ये आयत है। इसमें से अगर आप एक अर्धवृत्त को काट के निकाल दें, इस तरीके से आप एक अर्धवृत्त है ऐसे, इसको काट कर अगर निकाल दे तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। यानी कि आपको जो है इस आयत से, है ना, आयत से अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त को आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, तभी आप जो है इसके क्षेत्रफल जो है निकाल पाएंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका है आयत जिसकी लंबाई कितनी है आपके पास 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 28 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी आयत है ना, आयत की जो चौड़ाई है वो अर्धवृत्त के लिए क्या करेगा, व्यास का काम करेगा, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका 28 सेंटीमीटर है ना, ये 28 सेंटीमीटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये व्यास का काम करेगा। तो यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं, रेडियस वो क्या हो जाएगा, वो व्यास का आधा, यानी कि 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल के आ जाएगा, है ना। अब हमें इस शेडेड एरिया का हमको क्या निकालना है, शेडेड जो भाग है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें वो जो आपके आयत है उसके क्षेत्रफल से हमें 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम आयत छायांकित भाग यानी कि शेडेड पार्ट, छायांकित है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये किसके इक्वल होगा, तो ये आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल में से हमको घटाना पड़ेगा क्या, 2 गुना अर्धवृत्त, है ना, अर्धवृत्त।
वृत्त का क्षेत्रफल। दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो यहाँ से हमारे आयत छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम आयत के क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल क्या था? आयत की लंबाई थी आपकी 35 और चौड़ाई था आपका 28 सेंटीमीटर, माइनस 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो पाई r²/2 है ना। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 980 है ना, 980 के बराबर होता है। माइनस यहाँ से हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 और हमने अभी रेडियस कितना निकाले थे? अभी हमने अर्धवृत्त का 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो ये 14 × 14 है ना। तो यहाँ से ये 7 से 2 बार में आपका कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका बचा 980 माइनस 22 गुणित 14 गुणित 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 28 है ना। 14 दूनी 28। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 980 माइनस ये हो जाएगा आपका 616 के बराबर। तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे, 980 में से 616 चला जाएगा तो कितना आएगा? तो वो आएगा आपका 4। तो ये आपका 364 है ना। 364 जो होगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया है ना। 664 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया है ना। ऑप्शन बी जो होगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है। आपको एक आयत लेना है और उसमें 2 अर्धवृत्त है, उसके क्षेत्रफल से घटा देना है। आयत के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है ना। बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर बहुत ही इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी 664 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा है ना। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है आपको 9 पाई, तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये फिगर आपको दिया है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 9 पाई है ना। ये 9 पाई आपको दिया है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r² होता है इक्वल टू 9 पाई। तो यहाँ से आपका पाई कैंसल, तो r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं ना। यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है तो ये आप ले सकते हैं। तो ये आपका आ गया 3 आ गया है ना। अब हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपकी रेडियस निकल के आ गई है ना। ये आपका क्या निकल के आ गया? रेडियस निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका व्यास निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा व्यास जो होगा, क्योंकि ये आपका ये व्यास जो होगा वो पूरे इसके भुजा का काम करेगा है ना। तो यहाँ से व्यास जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि वर्ग की भुजा का काम करेगा है ना। वर्ग की भुजा का काम जो है करेगा। तो यहाँ से हमें भुजा पता चल गई किसकी? वर्ग की भुजा है ना। वर्ग की भुजा क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका 6। अब पूछा गया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग हो जाएगा आपका 6 का वर्ग। तो यहाँ से आपका क्या हो गया? 36 आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। 36 जो होगा उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन सी में दिया है आपका 36 है ना। 36 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि 7 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे एक काम को 24 दिन में पूर्ण करते हैं, प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 9 घंटे प्रत्येक दिन है ना। हर दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? वो 9 घंटे काम करे तो 4 महिलाओं एवं 5 बच्चे के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में
काम को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे आपको और वाले प्रश्न दिए गए हैं ना, यानी कि 7 पुरुष और 8 महिलाएं, इस तरीके से प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके 7 मेल इक्वल टू में है आपके यहाँ पे 8 वुमेन इक्वल टू आपके दिए गए हैं 10 बच्चे, है ना। बच्चे को हम बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितने हो गए, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया जो कि 24 दिनों में एक काम को जो है पूर्ण करते हैं। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं जो कि 9 घंटे लगते हैं ना। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या निकलेगा, 24 दिनों में, है ना। 24 दिनों में 9 घंटे काम करके पूर्ण करते हैं। तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, 36। तो ये 216 है ना, 216 जो होगा आपका यहाँ पे टोटल वर्क जो है निकल के आ जाएगा। अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक वुमेन, है ना, एक वुमेन और एक बच्चे का हमको यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछा गया है क्या है, प्रत्येक पुरुष। तो यहाँ पे हमें एक वुमन और एक बच्चे का हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 ठो मैन इक्वल है आपके 8 वुमेन के। तो यहाँ से एक वुमेन का कितना हो जाएगा, एक वुमेन बराबर हो जाएगा आपका 7/8 मेल, है ना। ये आपका निकल के आ गया। इसी तरीके से आपके एक मेल और जो है हम बच्चे का रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे थे 7 मेल इक्वल टू कितने बच्चे थे आपके, 10 बच्चे, है ना, 10। तो यहाँ से हम 10 बच्चे लिख लेते हैं, यहाँ से 10 बच्चे। तो एक बच्चे का रेशियो कितना हो जाएगा, वो होगा 7/10 मेल के बराबर। तो यहाँ से हमें एक वुमेन और एक बच्चे का रेशियो जो है निकल गया है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 4 महिलाओं एवं 5 बच्चे, है ना, जो 4 महिलाओं एवं 5 बच्चे के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में जो है काम को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि x पुरुष थे, कितने पुरुष थे, x पुरुष थे, है ना, x पुरुष, जिसमें से कितने वुमेन हैं, एक वुमेन का रेशियो दिया है 7/8, है ना। यहाँ से हम मेल को यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 दिन में काम करना है, प्लस आपका हो जाएगा 5 इंटू में कर सकते हैं ना। इस यहाँ से देख लेते हैं क्या था आपका यहाँ पे। तो ये था आपका 5 दिन दिया था ना, 5 बच्चे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/10 इंटू में 5, है ना, 5 बच्चे बराबर में हो जाएगा आपका कितना, बराबर में हो जाएगा आपका 14 दिन, है ना। ये आपका 14 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 4 से ये 2 बार में, 5 से ये 2 बार में। तो x प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 7/2 प्लस यहाँ से 7/2 बराबर हो गया आपका यहाँ से 14। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x प्लस 14/7 बराबर आपका 14। तो ये हो गया x प्लस 7 से कितने बार में, ये 2 है ना, सॉरी, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ये 2 है ना, एलसीएम लेंगे यहाँ से तो 2। तो ये 7 बार में चला जाएगा इक्वल टू आपका 14 है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 14 माइनस 7। तो ये आपका आ जाएगा 7, यानी कि कितने पुरुष होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 7 पुरुष, है ना। ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है दिया गया है। तो यहाँ पे कितने पुरुष थे वहाँ पे, तो 7 पुरुष जो है वो प्रत्येक 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो 7 पुरुष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा आपके हॉस्टल वार्डन में पूछे गए प्रश्न में से। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए और बी की औसत आयु, है ना, ए और बी की एवरेज एज जो दी गई है वो 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान लेता है ना, सी जो है अभी ए का स्थान लेता है, तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, तथा सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। ए बी सी की औसत आयु क्या होगी पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको
इंटरचेंज वाला जो एवरेज का प्रश्न है उस टाइप से प्रश्न जो है पूछा गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी की औसत आयु है ना, तो ए प्लस बी की औसत आयु कितनी दी गई है आपको, 20 दी गई है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 40 है ना। इनका योग कितना हो जाएगा, वो 40 होगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अब बोला जा रहा है यदि सी ए का स्थान ले लेता है ना, सी को हम रिप्लेस कर देते हैं ना, सी जो है ए का स्थान ले रहा है। तो यहाँ से ए का स्थान ले लिया, यानी कि अब ए के जगह कौन आ जाएगा, सी आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा सी प्लस बी है ना, सी प्लस बी। तो इनका योग कितना है, औसत 19 है। तो 19, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 है ना। इस तरीके से आपका 38 हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, तथा यदि सी बी का स्थान ले लेता है ना, अब सी जो है वो बी के जगह पे आ जाता है, तो कौन कौन से होंगे, तो अब औसत आयु 21 हो जाती है। तो सी के जगह कौन आ गया, अब बी, सॉरी यहाँ पे सी का स्थान बी ले लेता है ना, तो कौन कौन से आएंगे, अब ए और सी आ जाएंगे है ना। इनका औसत कितना है, 21 है, तो इनका योग कितना निकल जाएगा, योग है ना, याद रखिएगा हम योग निकाल रहे हैं। तो योग हो जाएगा आपका 21 दूनी 42 है ना। तो ये तीसरा इक्वेशन निकल गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे दो दो बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो ये भी ए और ये 2 बार आया, बी 2 बार आए और सी भी आपकी कितने बार, 2 बार आए। तो इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 10, ये हो जाएगा 120 है ना, 120 के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका 2 से ये 60 बार में, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 60 निकल के आ गई। अब हमें क्या पूछा गया प्रश्न में कि ए बी सी की आयु बताना है ना, सबकी वैल्यू हमको अब यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ए प्लस बी आपका 40 है ना, तो ए प्लस बी यहाँ से हम रख लेते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू हम 40 प्लस सी इक्वल टू आपका 60। तो सी की वैल्यू आपकी 20 निकल के आ गई है ना, 20 निकल के आ गया। इसी तरीके से हम देखते हैं तो सी प्लस बी आपका 38 दिया है ना, सी प्लस बी आपका कितना दिया है, सी प्लस बी आपका 38 दिया है ना। तो यहाँ से सी की वैल्यू आपकी 20, तो बी इक्वल टू 38 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, बी की वैल्यू 18 निकल के आ जाएगा है ना। यहाँ से अब ये आपका निकल के आ गया बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, बी की वैल्यू आपकी 18 निकल के आ गई। और ए जो है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी आपकी, ए प्लस बी आपका 40 है और बी की वैल्यू 18 है। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी 22 है ना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 22 निकल के आ जाएगा। तो ए निकल के आ गया आपका 22, बी हो गया आपका 18 और सी आपका हो गया 20। यानी कि ए बी सी की आयु जो हो गई आपकी 22, 18 और 20 है ना। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे 22, 18 और 20 है ना, 22, 18 और 20 ये आपका ऑप्शन बी में दिया है ना। 22, ए की आयु 20 हो गई, बी की 18 और सी की आपकी 20। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे और आपको समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।